हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। तो अभी तक हमने देखा था कि किसी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारे पास एक इवेपोरेटर होता है, कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कंडेंसर ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पे इनके बीच में एक थ्रॉटलिंग डिवाइस होगा और अल्टीमेटली यहाँ पे एक कंप्रेशर है। तो हमने कुछ यहाँ पे पार्ट्स देखे थे, क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं किसी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो कि वीसीआरएस साइकिल पे काम करता है। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं अब वीसीआरएस की वर्किंग से कि इसकी मेनली वर्किंग क्या होती है। हमने ये तो जान लिया कि किसकी पोजीशन कहाँ होती है, कौन से कंपोनेंट की पोजीशन कहाँ पे होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ही यूज़ होता है। तो आइए अब जानते हैं इसकी वर्किंग क्या है मेनली, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पोजीशन तो हमने डिस्कस कर ली है। तो हमारे पास अगर ये मान लिया कोई इवेपोरेटर है, क्या है ये? इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर क्या है? जो कि इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, इनिशियली हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है और उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ये बदल देता है वेपराइज फॉर्म में। वेपराइज कैसे होता है ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट? क्योंकि देखिए, अगर जो रेफ्रिजरेंट है उसमें अगर आप देखें तो वो बहुत ही जल्दी टेम्परेचर, अगर हमारा रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में रेफ्रिजरेंट को लाया जाता है, तो वो सडनली या इमीडिएटली अपना वेपर फॉर्म हमें दिखाएगा, मतलब वो गैसियस फेज में चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हीट कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें एबिलिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, बिकॉज वो सेंसिटिव होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमें पता है ये है हमारा रेफ्रिजरेशन स्टोरेज। रेफ्रिजरेशन स्टोरेज से वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हम मटेरियल रखेंगे उसका टेम्परेचर नियर बाई रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब उसने जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करी तो वो इस लिक्विड फेज से बदल जाता है गैसियस फेज में, या फिर आप कहें वेपर रेफ्रिजरेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वेपर फॉर्म में आ जाता है, जिसको आप सैचुरेटेड वेपर भी बोलते हैं। अब कई बार अगर बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे अपना रेफ्रिजरेंट स्टोरेज में जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर रखा है, या फिर आपका रेफ्रिजरेंट किसी खास तरीके का है जो कि कम हीट से ही बहुत ज़्यादा वो वेपराइज हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? इसके बाद वो बन जाएगा, इवेपोरेटर में जाने के बाद ही वो क्या बन जाएगा? सुपर हीटेड वेपर बन जाता है किसी किसी समय। बट मेनली या जनरली बात करें तो वो सैचुरेटेड वेपर ही बनता है, ठीक है। ये मान लिया हमने कोई वन पॉइंट। इस वन पॉइंट के बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद इस वेपर रेफ्रिजरेंट को किसी कंप्रेसर से कंप्रेस किया जाता है ताकि इसका प्रेशर राइज हो सके और ये पूरे उसमें सर्कुलेट कर सके, पूरी साइकिल में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कंप्रेसर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ कंप्रेशर वर्क देना होता है, स्मॉल वर्क होता है, बट कंप्रेशर वर्क हमें देना पड़ता है। तो कंप्रेशर वर्क दिया हमने किसको? सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को। अब ध्यान रखिएगा, इवेपोरेटर में जाने से पहले जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर भी कम था और प्रेशर भी लो था, और जैसे ही वो इवेपोरेटर से गुजरा तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ उसका जो प्रेशर था वो क्या हो गया? वो प्रेशर सेम ही रहा, डिक्रीज ही रहा। अब उस प्रेशर को हमने इंक्रीज किया उसको कंप्रेशर में डाल के, तो जो उसका प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया। क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ कंप्रेशर से भी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। पहले से ही हमने इवेपोरेटर से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया था, बट कंप्रेशर उसको और ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, बिकॉज जब आप उसको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है ना, कंप्रेशर के अंदर, तो उसके प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हमने कंप्रेशर में डाला, उसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट। अब उस वेपर रेफ्रिजरेंट को हमें कंडेंस करना है ताकि वो पूरी कंटिन्यूअसली साइकिल में सर्कुलेट कर सके। तो इसके बाद हम लगाते हैं एक कंडेंसर, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? एक कंडेंसर। तो ये है हमारा कोई कंडेंसर मान लिया, जो कि हमारे कंडेंसर ट्यूब्स होती हैं जैसे कि हमने देखा था। तो यहाँ पे आपका कोई भी ठीक है ना, यहाँ पे आपका कोई भी कंडेंसर है, और ये कंडेंसर क्या करेगा? ये कंडेंसर इसको इसको क्या करेगा? अगर ये है वेपर फॉर्म में, और इसको बदल देगा किसमें? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास वेपर है ये क्या है? सुपर हीटेड वेपर है। जब भी हमारा कंप्रेशर यहाँ से वेपर निकालेगा, पहले वो सैचुरेटेड था, और सैचुरेटेड के बाद उसका टेम्परेचर और राइज हो गया, इसलिए वो बन गया सुपर हीटेड वेपर। इस सुपर हीटेड वेपर को जब आप कंडेंसर से पास करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज ही रहेगा, बट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर कुछ हद तक ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? अब हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारा प्रेशर राइज हो चुका है ना, कंडेंसर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, बट इवेपोरेटर प्रेशर अगर आप देखें तो वो लो होता है। अब हमें लाना है इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर तक, तो हमें यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करना होगा, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग वेल्व, या फिर आप कहें एक्सपेंशन वेल्व, और यहाँ पे हम मेनली यूज़ करते हैं कैपिलरी ट्यूब।
किसमें? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, ठीक है? अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ है, तो यहाँ पे आप एक्सपेंशन वेल्व लिखें या रिड्यूसिंग वेल्व लिखें या कोई भी थ्रॉटलिंग डिवाइस लिखें, थ्रॉटलिंग डिवाइस लिखें। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारा लिक्विड था, इसका हमने प्रेशर कुछ डिक्रीज़ कर दिया। तो प्रेशर हमने कुछ क्या कर दिया, इसका डिक्रीज़ कर दिया और कुछ हद तक ये थ्रॉटलिंग डिवाइस हम इस तरीके से करते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट में आने वाले इस थ्रॉटलिंग डिवाइस से आउटपुट में मिलने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम डिक्रीज़ ही करते हैं, तो कुछ हद तक उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप भी हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट था जिसको कि इवेपोरेटर में इवेपोरेट किया गया, किसकी मदद से? जो भी हमारे पास यहाँ पे फूड आइटम था उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसने क्रिएट किया। कैसे? वहाँ पे कूलिंग क्रिएट करी वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके। जितना ज़्यादा वो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितना अमाउंट ये बढ़ेगा, उतना बेहतर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इवेपोरेटर के बाद क्या हुआ? इवेपोरेटर के बाद जो हमें आउटपुट में जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में, क्योंकि उसने फेज चेंज किया, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट मिली। अब वो सेंसिबल हीट भी हो सकती है और लेटेंट हीट भी हो सकती है, ठीक है ना? उसका फेज चेंज हुआ है तो लेटेंट हीट ऑब्वियसली मिली होगी और यहाँ पे सेंसिबल हीट भी मिल सकती है, ठीक है ना? चांसेस हैं अगर वो सैचुरेटेड स्टीम में डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम में डायरेक्टली सॉरी सुपर हीटेड वेपर में डायरेक्टली बदल जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में बदला, उसके बाद हमने उसको कंप्रेस किया। जनरल केस है ये कि सैचुरेटेड वेपर में बदलता है, उसके बाद हमने इसको कंप्रेस किया तो उसका जो था हमारे पास सुपर हीटेड वेपर मिला जिसका प्रेशर इंक्रीज हो चुका था और टेम्परेचर भी कुछ हद तक और राइज हो चुका था। फिर हमने उसको कंडेंसर से कंडेंस किया ताकि वो वेपर जो है वो लिक्विड में बदल जाए। अब वो लिक्विड में बदल गया तो उसका जो प्रेशर था वो इंक्रीज है, जितना कंप्रेशर ने उसको प्रेशर हाई करके दिया उतना ही प्रेशर अभी भी है और उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ डिक्रीज हो चुका है बिकॉज उसका फेज चेंज भी हो चुका है और वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। यहाँ पे जो उसका कंडीशन है वो है सैचुरेटेड लिक्विड, हमें यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारा 1 पॉइंट था, ये हमारा 2 पॉइंट है, ये हमने 3 पॉइंट मान लिया और ये 4 पॉइंट मान लिया। आइए अब इसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा डायग्राम में कि ड्रॉ कैसे किया जाए इसको, ठीक है? और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस था जिसने कि प्रेशर ड्रॉप करके दिया हमें। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है। अगर हम डायग्राम बनाते हैं हमारा टीएस डायग्राम, ठीक है? टीएस डायग्राम अगर हम बनाएं तो हमें पता है सैचुरेशन कर्व इस तरीके से होता है। ये हमारा सैचुरेशन कर्व। अब हमें यहाँ पे सिंपल पता होता है कि सबसे पहले हमारे 1 to 2 प्रोसेस में प्रेशर राइज हुआ है। प्रेशर राइज हुआ है और 1 पॉइंट पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड वेपर है। तो सैचुरेटेड वेपर है और उसको कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम कहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ से हम आए इवेपोरेटर से और इवेपोरेटर से जब हम आए तो हमें क्या मिला? सैचुरेटेड वेपर मिला। जरूरी नहीं कि सैचुरेटेड वेपर मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा था आपका सुपर हीटेड वेपर भी आपको मिल सकता है, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट मिल सकता है। अगर सुपर हीटेड मिलता है तो आप पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? यहाँ से ऊपर आप कंप्रेस करेंगे क्योंकि आपको कुछ सुपर हीटेड मिला है। बट हमें यहाँ पे हम जनरल केस ले रहे हैं तो हमें एवेपोरेटर के बाद सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट मिला है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना किया उसको कंप्रेस। यहाँ तक हमने उसको कंप्रेस किया, इस पॉइंट 2 तक हम आए, 1 से लेकर 2 तक। अब इस 2 पॉइंट के बाद हमने क्या किया? कंप्रेस किया। उसके बाद हमने इसको कंडेंस किया। कंप्रेसर के बाद हमने उसको कंडेंसर में डाला ताकि वो कंडेंस हो जाए। तो उसने अपना फेज चेंज किया और वो कहाँ पे आ गया? उसका धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ सबसे पहले और उसका फिर फेज चेंज हुआ और वो आ गया यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड फेज में। पहले क्या था वो? सबसे पहले वो यहाँ पे था सैचुरेटेड वेपर, ठीक है? सैचुरेटेड वेपर था। फिर यहाँ पे हमें कंप्रेसर ने उसको क्या बनाया? उसने बनाया उसको सुपर हीटेड, ठीक है? उसने बनाया उसको सुपर हीटेड। ये पूछा जाता है कई बार, मैं इसलिए लिख रहा हूँ सुपर हीटेड वेपर, ठीक है? या सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट कहें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आया 2 to 3, ये पूरी एक अपनी एक प्रोसेस है 2 to 3 जिसमें कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और वहाँ पे कुछ ना कुछ लेटेंट हीट जो है उससे क्या करी गई? उससे हटाई गई, उससे एब्जॉर्ब की गई, ठीक है ना? उससे निकाली गई रेफ्रिजरेंट से। तो उसके बाद हमने क्या किया? प्रेशर कुछ ड्रॉप किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ड्रॉप होता है तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है ना? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ये और आइसेंट्रोपिक भी आप इसको बोल सकते हैं अगर आप रिवर्सिबल लेके चलते हैं तो, ठीक है? बट होता क्या है एक्चुअल में थ्रॉटलिंग डिवाइस में जो भी प्रोसेस होती है उसमें रिवर्सिबिलिटी होती है, इसलिए एंट्रोपी कुछ इंक्रीज करती है। बट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं रिवर्सिबल के केस को, ठीक है? यहाँ पे हमें मिला 3 to 4 पॉइंट। फिर हमने क्या किया? 4 to 1 पॉइंट में इसको इवेपोरेट किया।
तो ये तो था हमारा इवेपोरेटर, ऊपर था हमारा कंडेंसर, और यहाँ पे ये है हमारा कंप्रेसर, जिससे कि हमने कुछ यहाँ पे वर्क दिया, कंप्रेसर से वर्क दिया। अब हुआ क्या, देखिए इवेपोरेटर में तो हमने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी रेफ्रिजरेंट की मदद से, और रेफ्रिजरेंट ने हीट रिजेक्ट कहाँ पे करी, कंडेंसर में। तो हीट रिजेक्ट वो करता है कंडेंसर में, तो यहाँ पे से उसने कुछ हीट रिजेक्ट करी और यहाँ पे उसको कुछ हीट ऐड हुई, कहाँ, इवेपोरेटर में, ठीक है, यहाँ पे कुछ हीट ऐड हुई। और ये है हमारा थ्रॉटलिंग डिवाइस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। तो हम अगर प्रोसेस की बात भी करें तो 1 to 2 प्रोसेस क्या है, 1 to 2 प्रोसेस है जिसमें हमने उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस किसमें किया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया, आइसेंट्रोपिक, बट हम ये मान के चल रहे हैं वहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो हुआ है, इसलिए हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद 2 to 3 प्रोसेस अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने कंडेंस किया, बट वहाँ पे जो हमारा प्रेशर था वो क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और उसके बाद 3 to 4 जो प्रोसेस है वो अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और वो एक्सपेंशन डिवाइस हमारा है थ्रॉटलिंग डिवाइस, जो कि हमने कितने बार कह दिया, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और अल्टीमेटली जो प्रोसेस है 4 to 1, वो कौन सी प्रोसेस है, वो है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, हीट एडिशन प्रोसेस, ये है हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यह है हीट एडिशन प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है सिंपली, अगर हम यहाँ पे टीएस डायग्राम की बात करते हैं। और अगर हम पीएस डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है सैचुरेशन कर्व किस तरीके से बन जाता है। पीएस डायग्राम अगर आप बनाएं, ये हमारा है प्रेशर एक्सिस, और ये हो गया आपका एंथैल्पी। तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, कुछ इस तरीके से हमारा वो टिल्ट हो जाता है सैचुरेशन कर्व। तो ये हमारा सैचुरेशन कर्व है। आप अगेन इसी पॉइंट पे आए जहाँ पे आपके पास क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, क्या है, जहाँ पे आपके पास क्या है, सैचुरेटेड वेपर है। सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को आपने क्या किया, कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, प्रेशर तो इंक्रीज हुआ ही। तो यहाँ पे से आप इस तरीके से जाते हैं, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से जाते हैं, आपको पता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करता है, और हमने देखा था पिछले वाले टीएस डायग्राम में तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। ये हो गया हमारा कंप्रेशर वर्क, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्रेशर वर्क। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मान लिया हमने 1 to 2 प्रोसेस है। इसके बाद हमने कहा हम कंडेंस कराते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें 3 पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा, ठीक है ना, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक। ये हो गए हमारी 2 to 3 प्रोसेस। 3 to 4 प्रोसेस अगर आप देखें उसमें क्या होता है, उसमें हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, और ये हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 to 4, ठीक है। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा होता है थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए इसको कई बार डैश डैश से भी शो कर लिया जाता है। उसके बाद 4 to 1 प्रोसेस अगर आप देखें तो ये है हमारा 4 to 1 है हमारा इवेपोरेटर, जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा कुछ हीट ले लेता है और वेपर फेज में आ जाता है। तो ये है हमारा इवेपोरेटर जिसमें हीट ऐड होगी, और ये है हमारा कंडेंसर जिसमें कि हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी, जिसमें हीट कुछ रिजेक्ट होगी। और ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना, कौन सा, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और ये भी हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सिंपल। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस होती हैं। अब आइए बात करते हैं इनके जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको चेंज करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल अगर आप ड्रॉ करें यही डायग्राम जो हमने अभी बनाया, तो पीएस डायग्राम अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हमारे पास पैरामीटर हैं, पैरामीटर लाइक हमारे पास यहाँ पे होता है कंडेंसर प्रेशर, ठीक है ना, जिसका जो ज़्यादा प्रेशर है, कंप्रेसर के बाद जो प्रेशर हमें मिलता है वो कंडेंसर प्रेशर कहलाता है। और उसके बाद हमारे पास इवेपोरेटर प्रेशर है जो कि लो प्रेशर है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बना, ठीक है, ये हमारा कुछ डायग्राम है। ये मान लिया हमारे पास सबसे पहली प्रोसेस थी 1 to 2 हमने कंप्रेशन किया, ये 1 to 2 कंप्रेशन है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है जिसमें कंडेंस होता है हमारा वेपर, और वो लिक्विड में बदल जाता है। ये है हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा टीएस डायग्राम है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है, किसी भी वीसीआरएस सिस्टम की सीओपी में क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 to 2 प्रोसेस है, ये है हमारा क्या, ये हमारा पीएस डायग्राम था,
है ना, ये हमारा पीएच डायग्राम था। तो ये हो गया हमारा कोई कंडेंसर प्रेशर, क्योंकि कंडेंसर प्रेशर वो प्रेशर है जो हमें यहाँ पे कंप्रेसर की मदद से अल्टीमेटली जो प्रेशर हमें यहाँ पे मिला वो पूरा प्रेशर रहता है कंडेंसर के अंदर, तो इसीलिए हम इसको कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा है कंडेंसर, ठीक है। नीचे हमने यहाँ पे बना रखा है इवेपोरेटर। एवापोरेटर क्या करता है, एवापोरेटर में हमारे पास लो प्रेशर होता है, तो ये हो गया हमारा लो प्रेशर जो कि है एवापोरेटर प्रेशर, ठीक है ना, एवापोरेटिंग प्रेशर। ये हमारे पास कुछ पॉइंट है 1, 2 और 3 और 4। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, इस कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर हम इस कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं, कुल मिला के हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है ना, जो भी साइकिल बन रही है 1, 2, 3, 4, इसको हमें स्ट्रेच करते जाना है। इसको हम स्ट्रेच करते हैं 2 to 3 प्रोसेस को, तो मतलब कंडेंसर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इसको अगर स्ट्रेच करें, इस 2 to 3 प्रोसेस को अगर हम कुछ ऊपर लेके जाएं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे ही है, और ये हमारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट 3 डैश पे आ जाता है, और 2 पॉइंट इस 2 डैश पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हमारा, हमने कहा था कि कंडेंसर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, तो कंडेंसर प्रेशर हमने इंक्रीज किया, क्योंकि हमारा कुल मिला के यहाँ पे मेन एम जो रहता है, इस साइकिल को, जो भी हमारा साइकिल बना है, इसको स्ट्रेच करना रहता है। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर की ओर हमने प्रेशर बढ़ाया। अगली बार हम ये कर सकते हैं कि इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करें, ठीक है ना, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करें, और इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि कंप्रेशर प्रेशर को इधर की ओर खींचें, ठीक है ना, जो कंप्रेशर प्रोसेस है हमारी, जिसमें हमारा कंप्रेशन हुआ है, उसको हम इधर को खींचेंगे, फिर हम इसको इधर को स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडेंसर प्रेशर को रेज करना। कंडेंसर प्रेशर को रेज करने से क्या होता है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, देखिए अगर तो 4 to 1 हमारा है, वही ये प्रोसेस है जिसमें हमारा जो भी हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करता है मतलब जितना ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलने वाला है। और सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है कितना आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, या किसी रेफ्रिजरेटर से कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, एज कंपेयर टू जितना आपने उसमें इनपुट दिया, दैट इज योर कंप्रेशर वर्क। तो ये हमारा सीओपी है। तो अगर आप देखें तो ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, वो ये लाइन है 4 to 1। जितना ये 4 to 1 लाइन इंक्रीज करेगी, उतना ज़्यादा आपने हीट जो है, उतना ज़्यादा हीट आपने एब्जॉर्ब किया होगा। जितना ये डिक्रीज करेगी, उतना कम आपने यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, जैसे हम 2 to 3 प्रोसेस को ऊपर की ओर रेज करते हैं कंडेंसर प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, वो पहले ही इतना था, कितना था, 1 to 4, अब कितना हो गया, इतना। तो मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो अब इतना है, पहले कितना था, पहले पूरा 4 to 1 प्रोसेस होता था, अब कितना हो गया, 4-1, ठीक है ना, 4-1। तो मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज हो चुका है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो चुका है नॉर्मल से, जब हमने कंडेंसर प्रेशर को रेज किया। दूसरी बात, कंप्रेशर वर्क अगर आप देखें, तो कंप्रेशर वर्क भी अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपका कंप्रेशर वर्क था, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो रहेगा 2 डैश, वो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्रेशर वर्क पहले कितना था, पहले वो इतना हुआ करता था नॉर्मल कंडीशन में कंप्रेशर वर्क, अब कितना हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब अब जो हम वर्क देंगे वो कंप्रेशर वर्क बढ़ चुका है, जिसके कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कंप्रेशर वर्क है वो बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल सीओपी विल डिक्रीज, क्योंकि ये भी डिक्रीज हो गया जो हमारा नॉमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर वाला इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सीओपी तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, है ना। ये डिक्रीज हुआ तो भी डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज किया तब भी डिक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि सीओपी विल ऑलवेज डिक्रीज इफ यू रेज द प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम इवेपोरेटर प्रेशर को, जो भी हमारा इवेपोरेटिंग प्रेशर है, उस इवेपोरेटिंग प्रेशर को हम कुछ डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के हमें यहाँ पे स्ट्रेचिंग करनी है इस प्रोसेस की। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये इवेपोरेटर प्रेशर है, इसको हमने कुछ डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करेंगे तो इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, और आपको पॉइंट मिलेंगे, अगर आप कुछ नीचे यहाँ जाते हैं तो आपके पास जो पॉइंट मिलेंगे वो ये और ये हैं,
ठीक है ना? जब आपने इस इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज़ किया, तो आपके पास साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि यही होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट, ठीक है ना? ये रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। पहले इतना था, अब कितना हो गया? इतना हो गया। तो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ से बिल्कुल समझ आ रहा है, जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पे पीएच डायग्राम, तो साफ समझ में आता है हमें कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ होगा और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पहले कंप्रेसर वर्क इतना होता था, ठीक है? अब कंप्रेसर वर्क कितना हो गया? इतना बढ़ गया। सिंपल। आपको ये समझना है कि जो ये लाइन है वो कंप्रेसर वर्क को शो कर रही है, ये रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट को। जितना ज़्यादा बड़ी ये लाइनें होंगी, उतना ज़्यादा आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। किसका? रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट का या कंप्रेसर वर्क का। और यहाँ पे लाइन क्या होती है? डिक्रीज़ हो जा रही है और वैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। साथ ही साथ कंप्रेसर वर्क भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया अल्टीमेटली। पहले इतना था, अब वो कुछ बढ़ चुका है इतना, ठीक है? पूरा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सीओपी होगी ओवरऑल वो भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो इन 2 कंडीशंस में जिसमें कंप्रेसर प्रेशर बढ़ा, कंडेंसर जिस तो इन 2 कंडीशंस में जिनमें हमने कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज़ किया, साथ ही साथ इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज़ किया, दोनों में ही हमें सीओपी डिक्रीज़ होते हुए मिली, ठीक है? इन 2 कंडीशंस में। अब हम तीसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। देखिए, अब हम तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, वो है सबकूलिंग, ठीक है? सबकूलिंग। ये सबकूलिंग क्या है? सबकूलिंग है मतलब कि आपका जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, उसको आप पहले से और ठंडा रखें, ठीक है ना? उसको आप ठंडा रखें। अब ठंडा करने का मेथड क्या हो सकता है कि आप जो कंडेंसर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करें उससे। तो इसके लिए जो मेथड होता है, वो होता है कि हम यहाँ पे कंडेंसर के ठीक आगे हम एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं और उस हीट एक्सचेंजर की मदद से ही हम कुछ ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कि कुछ ज़्यादा हीट निकाल लेते हैं किससे? रेफ्रिजरेंट से। और इसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड था, वो सैचुरेटेड लिक्विड नहीं मिलता अब हमें उससे कुछ पीछे मिलता है इस जगह पे, ठीक है? तो ये हमारा मान लिया हमारे पास ये प्रोसेस है 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे पास 3 डैश पॉइंट, यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये हो गया 3 डैश। अब हम क्या करते हैं इसको, फिर हम यहाँ पे आइसेंथेल्पिक प्रोसेस करेंगे तो 3 to 4 डैश यहाँ पे मिला। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सबकूलिंग इफेक्ट देखा। तो सबकूलिंग इफेक्ट में हमने क्या किया, कंडेंसर के बाद हीट एक्सचेंजर लगाया और उस हीट एक्सचेंजर ने हीट को क्या किया, उससे निकाला, ठीक है ना? हीट को उससे एक्सट्रैक्ट किया और जिसके कारण हमें प्रोसेस कुछ पीछे मिली 3 डैश 4 डैश। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण पहले हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना था, ठीक है ना? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना था, अब वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ चुका है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया है। दूसरी बात, यहाँ पे कंडेंस कंप्रेशर दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे कंप्रेशर वर्क देखें तो वो उतना का उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है? डायग्राम में आपको साफ पता चल रहा है। तो आपका ये क्या है, कांस्टेंट है और इसके साथ-साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज़ किया है। तो मतलब सीओपी भी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि सीओपी इज़ इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेशर वर्क। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही हमेशा इंक्रीज़ होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस एक हीट एक्सचेंजर आपको कंडेंसर के आगे लगाना होता है। चौथा इफेक्ट हम देखते हैं, चौथा इफेक्ट है हमारा सुपर हीटिंग। हम इसको इवेपोरेटर के बाद ही, जो कि कंडेंसर के बाद होना था, किसने, जो भी हमारे पास वेपर फॉर्म मिलता है हमें, या फिर जो भी हमारा लिक्विड वेपर होता है, जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, उसे कंप्रेसर के बाद सुपर हीट होना था। बट हम यहाँ पे अगर उसको पहले ही सुपर हीट कर देते हैं, ठीक है, पहले ही हम उसको सुपर हीट कर देते हैं, तो वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? क्या कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो पहुँच जाता है, ये है हमारा इवेपोरेटिंग प्रेशर और यहाँ पे हमें पता है कि इवेपोरेटर में हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है और अगर हम उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यहाँ तक नहीं, मतलब सैचुरेटेड वेपर नहीं, बल्कि उसको पहुँचा देते हैं हम कहाँ पे, इसको हम पहुँचा देते हैं सुपर हीटेड कंडीशन में, ठीक है? सुपर हीटेड कंडीशन में। तो सुपर हीटेड कंडीशन में पहुँचाया आपने, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना? उसको और हीट देंगे। तो यहाँ पे जो हीट एब्ज़ॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो हीट एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा है तो साफ़-सी बात है, जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो इतना बढ़ चुका है, जो कि पहले कितना हुआ करता था, इतना हुआ करता था। तो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखने से तो पता चल रहा है कि जो हमारा कंप्रेसर वर्क होगा वो मतलब उतना ही है, कांस्टेंट है। बट क्या वो कांस्टेंट है या नहीं, ये बताता है हमारा रेफ्रिजरेंट। क्यों ये कांस्टेंट नहीं होता है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टीम को भी देखें तो उसका, अगर आप सुपर हीट करते हैं उसे,
सुपरहीट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सुपरहीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है और पहली बात तो ये है टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हुआ है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ न कुछ हद तक उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का गैपिंग भी बढ़ा होगा, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ आप जाते हैं, अगर आप हीट ऐड करते रहें, तो ऑब्वियस सी बात है जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है इन दोनों के तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास स्टीम के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी जो हमारे पास जो भी हमारे उसमें मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब जो उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है? अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है, अगर उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी भी तरीके से बढ़ जाता है, टेम्परेचर रेज़ होने से तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना? ये नॉर्मल फेनोमेना है। और अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होगा? कंप्रेसर से दिए जाने वाले वर्क में जो होगा वो इंक्रीमेंट आएगा। मतलब कंप्रेसर से हमें ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है और अब हमें इसको कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल एक-दूसरे से दूर गए और दूर गए तो अब हमें कंप्रेसर से जो वर्क देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा कंडीशन यही है कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा सुपरहीटेड कंडीशन में उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो चुका होगा। बट क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनकी अपनी खास प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे या जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है? तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी के कारण हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो तो इंक्रीज हुआ है इस कंडीशन में, बट इस पैरामीटर्स को सुपर हीटिंग के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्रेशर वर्क है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई जज नहीं कर सकते कि जो हमारी सीओपी है वो या तो इंक्रीज ही करेगी या डिक्रीज ही करेगी, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कर सकती है, बट ज्यादा केसेस अगर आप देखें तो वो है इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको यहाँ पे जो सुपर हीट कर रहे हैं उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा जिसके कारण स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा। स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा तो कंप्रेसर से जो वर्क है वो ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जा चुके हैं उनको पास लाने के लिए, और उनको पास लाने के लिए कंप्रेसर को कंप्रेस करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा, इसलिए कंप्रेसर वर्क इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे सुपर हीटिंग की कंडीशन में आपको याद रखना है कि सब कुछ डिपेंड करता है रेफ्रिजरेशन की स्पेसिफिक वॉल्यूम पे कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाए जाने के साथ या जब वो सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंचता है तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, क्योंकि वही हमें बताएगा अल्टीमेटली कि जो हमारी सीओपी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स के बारे में बात करेंगे।